नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मटर की उन्नत तकनीक से खेती करके कमाएं अच्छी आय। ग्वार की फसल से अधिक पैदावार लेने हेतु किए जाने वाले जरूरी कार्य। मटर एक ऐसी फसल है जिसकी फलियों का प्रयोग सब्जी और दाने का प्रयोग दाल के रूप में करते हैं। फिलहाल अभी सब्जी के लिए मटर की खेती की जा सकती है। तो अगेती मटर की बुआई तकनीक पर जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। किसान भाई, सब्जी मटर लगाने का समय आ चुका है और सभी लोग अपनी तैयारी शुरू कर दिए हैं। लगाने का समय जो है इसका सितंबर से लेकर के नवंबर तक लगाते हैं ये सब्जी मटर। टाँड़ ज़मीन पे खेती करना, तो जिसको टाँड़ नंबर 2 और 3 में लगाते हैं। तो यहाँ पर इसका खेत की तैयारी का उचित समय पहुँच चुका है और खेत को अच्छी तरह से जुताई करें, समतल कर दें उसका। पानी आपका जैसे बह करके न जाने पाए, इसके लिए चारों तरफ से बढ़िया से मेड़ को दुरुस्त कर लें जो है। और खेत देसी हल से लगभग एक जुताई करें मिट्टी पलटने वाले हल से। उसके बाद पाटा दे करके 2 बार फिर देसी हल से जुताई करें। उसमें पिछली बार जो है सब्जी मटर नहीं लगा होना चाहिए। और उसमें अगर पीएच जो है ज़्यादा हो तो चूने का व्यवहार 15 दिन पहले करें। पर डिसमिल 1 किलोग्राम अर्थात 1 एकड़ में लगभग 100 किलोग्राम के दर से उपयोग करें। और इसको पानी का ढालन बढ़िया होना चाहिए और वह पानी अच्छी तरह से बाहर निकल जाए तो सब्जी मटर आपको लाभ अच्छा प्राप्त होगा। और इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद लगभग 200 से लेकर के 250 किलोग्राम देंगे। और उर्वरक के रूप में इसमें नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम, पोटास 40 किलोग्राम देना चाहिए। जिस प्रकार से डीएपी जो है 178 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यूरिया 105 किलोग्राम, एमओपी 67 किलोग्राम। अगर एकड़ की दृष्टि से देखें तो 71 किलोग्राम आपका डीएपी, यूरिया लगभग 42 किलोग्राम और एमओपी जो है लगभग 67 से 68 किलोग्राम लगेगा। तो आगात के रूप में आप आरकेल पहले लगाते थे, आजकल जो है पूसा प्रभात भी लगाया जा रहा है। और मध्यम समय में पूसा प्रगति और ये प्रगति है, दूसरा काशी नंदनी है, आज़ाद P1 है, GSM 10 है, मालवी है और PM जो है 113 और GS 10। इन सब वेराइटियों को आप बाज़ार में उपलब्ध कराने के लिए ये बाजार से जानकारी प्राप्त करें। मटर की खेती के लिए अगेती किस्मों में 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। वहीं मध्यम और पछेती किस्मों के लिए 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर का प्रयोग किया जाना चाहिए। बीज हमेशा प्रमाणित और उपचारित होना चाहिए। बीज को रोगों से बचाने के लिए थीरम 2 ग्राम या मैंकोजेब 3 ग्राम को प्रति किलो बीज की दर से शोधन करना चाहिए। इसके बाद राइबोजियम कल्चर से 200 ग्राम पैकेट के प्रति 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करें। और मटर को लें तो उसमें कोशिश करेंगे आप उसको बीज उपचार से करना जरूरी है। बीज उपचार के लिए आप प्रयास करें कि फफूंदनाशक के रूप में आप जो है बेबिस्टीन या दूसरे अन्य दवाइयां हैं उससे उपचारित करके लगाएं। और साथ साथ आप उसमें राइजोबियम सब्जी मटर का राइजोबियम और PSB से ज़रूर उसको इनोकुलेट कर लें जो है। और लगाने का समय सितंबर से अक्टूबर है। बीज के बोने का तरीका, मटर को शुद्ध फसल के रूप में या मिश्रित रूप में लगाया जाता है, जिसकी अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए बीजों को बोते समय इसकी कतारों की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। मटर की बुआई सीड ड्रिल से या हल के पीछे वाले हिस्से से की जा सकती है। इसके अलावा मटर को ड्रिप बिछाकर या ड्रिप और मल्चिंग दोनों के माध्यम से लगाया जा सकता है। इस विधि से मटर का खेती से अधिक और अच्छी उपज मिलती है। लाइन से लाइन 30 सेंटीमीटर, पौध से पौध 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर पर लगाने की कोशिश करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। ग्वार का उपयोग अनेक प्रकार से होता है। इसके कारण इसका बाजार में मूल्य भी अधिक मिलता है, जिससे इसकी खेती करने वाले किसान मालामाल हो जाते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने ग्वार की फसल लगा रखी है वे इससे अधिक उपज लेने के लिए कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर शंकर लाल यादव से।
ग्वार हमारे प्रदेश में खरीफ की प्रमुख दलहनी फसलों में से एक है। औद्योगिक क्षेत्र में ग्वार की फसल बहुउपयोगी है। यही वजह है कि ग्वार गम का प्रदेश से निर्यात किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्वार दलहनी फसल होने के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भी उपयोगी है। अतः आवश्यकता है कि इसके क्षेत्र को बढ़ाने के साथ साथ इसके उत्पादन व उत्पादकता को भी बढ़ाया जाए। अब ज्यादातर फसलें हैं जो पे क्या ध्यान रखना है और इसके बाद में क्या ध्यान रखना है, इस पे थोड़ी विशेष चर्चा हम कर लें। ग्वार की फसल में सिंचाई के बारे में अगर अपन बात करें तो विशेष सिंचाई की आवश्यकता होती नहीं है। ज्यादातर इसको वर्षा के आधारित फसल के रूप में उगाया जाता है, जिसको रेनफेड ही कहते हैं। फिर भी अगर लंबे समय तक बरसात नहीं आ रही है तो फूल आते समय व फलियां पकते समय सिंचाई की इसको जरूरत रहती है। अच्छे उत्पादन के लिए मृदा परीक्षण के आधार पर सही विधि व मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे फसल को उचित पोषक तत्व मिल सके और उत्पादकता में वृद्धि हो सके। रासायनिक उर्वरक यूरिया एवं सिंगल सुपर फॉस्फेट की पूरी मात्रा क्षेत्र की सिफारिश के अनुसार या मिट्टी जांच सिफारिश अनुसार बुआई से पूर्व खेत में ऊर कर देवे। ग्वार की फसल में एक और विशेष ध्यान रखने की बात है, इसमें ये एक दलहन लेग्यूम फसल है। लेग्यूम फसल का मतलब इसकी जड़ों में गांठें पाई जाती है, जो वायुमंडल में जो उपस्थित नत्रजन है उसका स्थिरीकरण करते हैं। तो इसमें नत्रजन की मात्रा कम उपयोग करते हैं और फास्फोरस की मात्रा ज्यादा करते हैं। नत्रजन 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का इसमें उपयोग करते हैं। ग्वार की फसल की पैदावार के अलावा इसका महत्वपूर्ण जो योगदान है, फसल चक्र में योगदान इसका बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों कि ये एक लेग्यूम फसल है। लेग्यूम फसल मृदा में नत्रजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, तो ग्वार को फसल चक्र में अपनाना ही चाहिए। ग्वार के बाद में आप गेहूं बोओगे तो गेहूं बहुत अच्छे पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ये इसकी पत्तियां भी टूट के खेत में गिर जाती है, तो उससे कार्बनिक खाद जो है उसकी पूर्ति होती है, ऑर्गेनिक मैटर मृदा में ऐड होता है। इसके अलावा नत्रजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं और सोइल का जो बायोलॉजिकल बैलेंस है उसको भी ये बढ़ाने का काम करती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोइल में ग्वार की फसल से बढ़ते हैं, ये विशेष इसका महत्व है। अब बात करते हैं मोइला, हरा तेला व सफेद मक्खी इत्यादि रस चूषक कीटों का प्रकोप होता है। ये उड़ने वाली कीट फसलों से रस चूस कर पौधों को कमजोर कर देते हैं तथा पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। इनके नियंत्रण हेतु फसलों पर इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। रोगों की बात की जाए तो झुलसा रोग में पत्तियों पर भूरे धब्बे बनते हैं, पत्तियां झुलसकर सूख जाती हैं, पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। इसके नियंत्रण हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP 2.5 से 3 किलोग्राम हेक्टेयर का छिड़काव करें। छाछिया रोग में पत्तियों, तनों, शाखाओं पर सफेद चूर्ण दिखाई देता है, पत्तियां पीली होकर सूखने लगती हैं, पौधों की बढ़वार रुक जाती है। इसके नियंत्रण हेतु फसल पर 25 किलोग्राम गंधक का चूर्ण या 1 लीटर कैराथेन प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव या छिड़काव करें। ग्वार की फसल में कोई विशेष रोग नहीं लगते हैं, फिर भी अगर कोई रोग लग रहा हो तो कार्बेंडाजिम का स्प्रे किया जा सकता है। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने बाजरा की बुआई समय से की थी, उनकी फसल पककर कटाई के लिए तैयार है, लेकिन उनकी कटाई, मड़ाई और भंडारण के समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, तभी आपको उपज का अच्छा बाजार भाव मिलेगा। तो आप किन किन बातों का ध्यान रखते हुए करें बाजरे की कटाई, आइए जानते हैं मानपुरा के कृषि पर्यवेक्षक भूप सिंह यादव से। किसान भाइयों, अब इस समय हमें सभी अपने यहाँ लगभग बाजरे की कटाई, फसल की कटाई हो रही है जी। तो अपनी फसल को परिपक्व अवस्था पे ही काटें और मौसम थोड़ा साफ होने के बाद में ही उसकी कटाई करें। अक्सर देखने में आता है किसान भाई कड़ी मेहनत करके फसलें उगाते हैं, पर जब समय आता है फसल कटाई का तो जल्दबाजी कर देते हैं, जिसके कारण उनको उत्पाद का अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। यदि किसान थोड़ी सी जागरूकता लाएं और फसल की परिपक्वता की सही पहचान करके कटाई करें तो लाभ अधिक मिलेगा।
और पकने के बाद में फसल है जो गहरे गोल्डन रंग की हो जाएगी बाजरे की भी, और उसको सिट्टा है जो भी अच्छी तरह से भराव आ जाएगा उसमें, तो उसके भरने की सिट्टा भर अच्छी तरह भगाओ, उसकी जो गोल्डन कलर का हो जाए उसका जो पेड़ है जो, उसके बाद में उसकी कटाई करें। यानी कच्चे को काटने से नहीं उसमें दाने भी परिपक्व मिलेंगे और किसान को उसका भाव उचित मूल्य भी नहीं मिल पाएगा, और प्रोडक्शन भी उसका कम होगा, क्योंकि जब कच्ची फसल को काटेंगे तो प्रोडक्शन उसका निश्चित तौर से कम होगा। यदि बरसात कटी हुई फसल पे यदि बारिश आएगी तो वो चारा भी खराब होगा और अनाज है उसको भी क्वालिटी भी उसकी ख़राब होगी। तो किसान भाई अपनी काटी हुई फसल को खेतों में या खलिहान में जहाँ रखें उसको ढक के रखें, और जहाँ जो कड़बी काट दी है तो उसको भी बांध करके और खड़ी करें, क्योंकि नीचे पड़ी हुई वो खराब गल जाएगी, खराब हो जाएगी, चारा भी अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो अपनी फसल के जो भी कटाई करें तो मौसम साफ होने पर ही करें। तो पकी हुई फसल जब थोड़ा मौसम साफ हो जाए तभी काटें, और काटने के उपरांत उसका सही उचित भंडारण करें, जिससे उसका मूल्य भी उचित अच्छा मिले किसानों को। दानों को हल्की धूप में सुखाते हैं। इसके बाद दानों का छोटे बड़े आकार के हिसाब से ग्रेडिंग करना चाहिए। बाजरा के दानों को जिस बोरे में भरकर रखने हो उस बोरे को पहले से ही 1% मेलाथियोन के घोल में 10 मिनट भिगोकर अच्छी तरह से सुखाएं। तेज धूप में 5 से 6 घंटे सुखाने पर कीड़ों का प्रकोप बहुत कम हो जाता है। अनाज का भंडारण करने के लिए दानों में 10 से 12% से अधिक नमी नहीं रहनी चाहिए। भंडार गृह में छत, फर्श, खिड़कियां एवं दरवाजे प्रमुख होते हैं। फर्श में कहीं पर भी दरारें हों तो उन्हें सीमेंट से भर देना चाहिए। भंडारण के 10 दिन पूर्व कमरे में 0.5% मेलाथियोन का घोल बनाकर गोदाम में छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद अनाज से भरे बोरों को फर्श पर सीधे न रखें। पहले कोई लकड़ी के फट्टे से इस प्रकार रखें कि थोड़ी लकड़ी बाहर की तरफ निकली रहे। बोरों को दीवार से 1 से 1.5 फीट दूर रखें, और जब बाजरे का बाजार भाव अच्छा मिले तब बेचना चाहिए। तो मेरे सभी किसान भाइयों को निवेदन है कि वो सभी अपनी फसल को पकने के उपरांत ही कटाई करें और उचित भंडारण करें। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। हनुमानगढ़ जिले के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को ध्यान में रखते हुए किसानों को तैयार सब्जियों की तुड़ाई तथा अन्य कृषि कार्य करते समय सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग करने, उचित अंतराल पर साबुन से हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। किसानों को सलाह दी जाती है कि कपास की प्रथम चुनाई 50 से 60% टिंडे खिलने पर शुरू करें। फसल पर मिलीबग कीट को रोकने के लिए फसल के चारों ओर उगने वाले सभी खरपतवारों को हटा दें। अगेती बुआई की गई मूंगफली की फसल इस समय परिपक्व हो चुकी है, इसलिए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जमीन खोद कर देख लें कि फलियां पक गई हैं या नहीं। अगर 80% फलियां पक गई हों तो मूंगफली की खुदाई करना चालू करें। किसान तैयार खेत में गाजर की बुआई कर सकते हैं। इसके लिए पूसा रोधीरा किस्म का प्रयोग करें। इसके लिए बीज दर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। सरसों की शीघ्र बुआई के लिए खेत की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई प्रमाणित बीज एवं खाद की व्यवस्था करें और मिट्टी जांच कराकर ही पोषक तत्वों का प्रयोग करें। नींबू वर्गीय बागीचों में फलों को गिरने से रोकने के लिए 2,4-D सोडियम नमक बागवानी ग्रेड 5 ग्राम 500 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। नींबू वर्गीय पौधों में जिंक की कमी को ठीक करने के लिए पौधों को 0.3% जिंक के साथ स्प्रे करें। अगेती रबी फसलों की बुआई के लिए खेत की जुताई कर तुरंत पाटा अवश्य लगाएं ताकि मृदा में नमी की कमी न हो सके। फसलों और सब्जियों की बुआई से पहले पूरी तरह खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें, क्योंकि यह मिट्टी के भौतिक और जैविक गुणों में सुधार करता है।
और मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव उम्मेदगंज, जिला कोटा के किसान सुमेर सिंह ने। आप मछली पालन के साथ साथ बत्तख पालन पर जानकारी चाहते हैं, तो सुमेर सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जहाँ पे खेती वर्षा आधारित है एवं यहाँ के खेती समेकित कृषि की तरफ हमारे परंपरागत तरीके से हम खेती करते आए हैं, इसको व्यावसायिक रूप देने के लिए किस प्रकार आप बत्तख पालन को अपना सकते हैं एवं बत्तख के साथ साथ खेती एवं अन्य जो समेकित कृषि के अवयव हैं उनको अपनाकर आप व्यवसायी बन सकते हैं, उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। मछली सह बत्तख पालन हेतु वर्ष भर तालाब में पानी भरा रहे ऐसे तालाब का चयन करना चाहिए और तालाब की गहराई कम से कम 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक रखें। इस प्रकार के तालाब कम से कम आधा हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर के हो सकते हैं। तो हमारे किसान जिनके पास तालाब हैं वह तालाब में मछली पालन सह बत्तख पालन को अपनाकर व्यावसायिक रूप दे सकते हैं। ऐसे में अगर देखा गया है कि जो किसान के पास 1 एकड़ का एक तालाब है तो वह 500 बत्तख पालन कर सकते हैं, जिसमें उनकी लागत खर्च काफ़ी कम होगा और मुनाफा काफ़ी अधिक होगा। तालाब में मछली पालन के साथ बत्तख पालन लाभप्रद व्यवसाय है। मछली सह बत्तख पालन से प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष 5000 किलोग्राम मछली, 15000 से 18000 अंडे और 500 से 600 किलोग्राम बत्तख के मांस का उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार के मछली पालन में न तो जल क्षेत्र में कोई खाद उर्वरक डालने की आवश्यकता होती है और न ही मछलियों को पूरक आहार देने की आवश्यकता होती है। मछली पालन पर लगने वाली लागत 40 से 60% कम हो जाती है। अगर अंडा उत्पादन के लिए बत्तख पालन किसान करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी प्रजाति खाकी कैम्बल प्रजाति है। इसमें अंडा करीब 280 से 300 अंडा प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता है। अब खाकी कैम्बल बत्तख पालन करने के जो विभिन्न तरीके होंगे उसमें सबसे पहले चूजा पालन और उसके प्रबंधन की बात हम करना चाहेंगे। चूजा जो कि 1 दिन का आप लेंगे वो अच्छे फार्म से लेंगे। चूजा का पालन थोड़ा जटिल ज़रूर होता है, लेकिन किसान अगर ध्यान दें तो उससे सफल हो सकते हैं। चूजों के लिए शुरुआती सप्ताह में 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होगी और बत्तख को पानी में भीगने से बचाने की ज़रूरत होगी। इन दोनों प्रबंधन व्यवस्था आप करें। साथ में प्री स्टार्टर जो दाना है उसको दाना का जो आकार है, प्रकार है, वह दोनों पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हाई प्रोटीन दाना उस समय उसकी आवश्यकता होती है ताकि जो चूजे 1 दिन के हैं वो तेज़ी से बढ़ेंगे। जब एक जगह बत्तख इकट्ठा हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि उन्हें ठंड लग रही है, तो ऐसे में आप तापमान को निर्धारित करेंगे और जहाँ पे आप चूजा पालन कर रहे हैं वह जगह में फ्रेश ऑक्सीजन की मात्रा भी हो। बात की जाए तो बत्तख दिन के समय तालाब में विचरण करती हैं। रात में उन्हें घर की जरूरत होती है। तालाब की मेड़ पर बांस लकड़ी से बत्तख का आवास हवादार व सुरक्षित बनाना चाहिए, जिसमें आवास का आधा भाग तालाब के पानी के ऊपर और आधा भाग तालाब की मेड़ पर होना चाहिए। इस प्रकार के आवास के रखने का प्रमुख कारण यह है कि बत्तखों द्वारा बचा हुआ आहार, गिरा हुआ आहार तथा बत्तखों के मलमूत्र सीधे तालाब में गिरे और बत्तख घर को हमेशा साफ सुथरा और सूखा रखना चाहिए। बत्तखों का बाड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि प्रति बत्तख कम से कम आधा वर्ग मीटर की जगह हो। जो दाना आपको देना है वह
लेयर दाना पे आपको जाना होगा जब अंडा उत्पादन का समय आ जाएगा। उसमें कैल्शियम अलग से आप दे सकते हैं। करीब करीब आहार का 4% से 6% हम कहते हैं कि उसमें कैल्शियम का ज़रूर उपलब्धता हो। सही अंडा बने, अंडे के छिलके मजबूत हों और अंडा देने की जो संख्या है वह सफिशिएंटली जितना हम अनुमानित कर रहे हैं उतना अंडा आपको मिले। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।